बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और 5 बजे यानी कि 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपको बताएंगे कि क्या रहा बाजार का हाल, साथ ही साथ पॉलिसी मैटर पे कितना बदलाव या क्या कुछ सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस पर 5 बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़ेंगे 5 रिपोर्टर जो बताएंगे बाजार से जुड़ी बड़ी बातें। आपको बता दें कि बाजार की बातों के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ेंगे, चूंकि कल बाजार खुला रहेगा। इस पर बताएंगी पूजा त्रिपाठी। गूगल मांगे लगान, जी हाँ, गूगल की जो पॉलिसीज हैं इसमें कुछ तब्दीली है, इसको लेकर के सुमिता करीर पूरा अपडेट देंगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल रेट का आधार इंश्योरेंस, हॉस्पिटल को लेकर के हॉस्पिटल रेट में जो लगातार इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं विशेषकर इंश्योरेंस सेक्टर से, तो उस पर अनुराग शाह एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेंगे। तो 5 बजे की ये 5 बड़ी खबरें हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई अहम खबर। तो 5 बजे की इन 5 बड़ी खबरों पर हमारे साथ आप देखें तो 5 रिपोर्टर्स जो हर पहलू पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की खबर से। बाजार में मार्च सीरीज की दमदार शुरुआत होती दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी ने नया शिखर बनाया तो निफ्टी बैंक भी जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में दिन भर क्या रहा एक्शन, बता रहे हैं डिम्पी कालरा। आज मार्केट के लिए दिन बहुत ही शानदार था। भले आज हफ्ते का आखिरी दिन तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कल सेशन होगा, एक स्पेशल सेशन है जिसके अंदर करीब 1.25 घंटे कामकाज होगा, लेकिन ठीक उससे पहले एक रेगुलर डे के तौर पर आज सीरीज का फर्स्ट डे था और क्या ताबड़तोड़ तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी। 2-4 दिन पहले आपको पता है मार्केट में अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर आया और उसने कई सारी जगहों पर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप पे। कुछ खबरें भी उससे जुड़ी हुई आई, लेकिन बाजार ने एक ही दिन के अंदर यानी कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर तस्वीर फिर से बदल के रख दी। ना केवल आज फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, बल्कि ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के बाद और नए लेवल पे भी आज मार्केट ने बार बार मोमेंटम दिखाया। आज HDFC, कोटक, इंडसन का तीनों का ये ट्राइब जोड़ी काम आई और उसने बैंक निफ्टी को 1100 पॉइंट के बढ़िया जोरदार मोमेंटम से आज क्लोज करवाया। इसके अलावा आज रिलायंस का दिन भी अच्छा था, वो भी आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता हुआ दिखा। अगर आप सेक्टोरली भी चेक कर रहे हैं या फिर मार्केट के हिसाब से भी देख रहे होंगे तो आज का दिन कुल मिला के डेज के हिसाब से भी बढ़िया दिन था और आज अच्छे स्टॉक्स चले। खासकर मैं बोलूँगा कि आज के स्टॉक्स देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, L&T, इन सब का योगदान काफ़ी बेहतर था और उन्होंने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया। बैंकिंग काउंटर से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 3-4 बैंकिंग काउंटर्स थे जिनकी आज की क्लोजिंग काफ़ी शानदार थी और उन्होंने भी मोमेंटम बनाया। इसके अलावा जो शेयर आपको चलते हुए दिखे उसमें कुछ मिड कैप के RBL बैंक जैसे बैंक्स भी थे, वो भी चले। PNB भी आज बढ़िया बंद हुआ, साथ ही एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज ठीक बंद होने में कामयाब हो गया। अब आपको अगले हफ्ते के लिए या फिर कल तक के लिए क्या तैयारी करनी है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चलना है आगे और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके बेहद काम आएगा क्योंकि मार्केट अभी मोमेंटो में है, फ्यूरियस बुल रन के अंदर अभी चल रहा है, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और मैक्रो डाटास भी मार्केट के अंदर आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। ये जो मार्च सीरीज शुरू हो रही है, इलेक्शंस की डेट की अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। और मार्च के इस सीरीज़ के अंदर ही थोड़ी वॉलिटिलिटी भी रहेगी क्योंकि विक्स भी अभी भी 15 के ऊपर ही टिका हुआ है, तो इस सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज का दिन काफ़ी अच्छा था। होप करते हैं कि थोड़ा और मोमेंटम मार्केट के अंदर आएगा, सेक्टोरल चर्निंग भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जी, तो अब खबर बाजार में ट्रेडिंग सेशन को लेकर के। कल बाजार में स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। BSE और NSE डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करेंगे, लेकिन इस पर क्या कुछ डिटेल्स हैं, इसको लेकर के पूजा त्रिपाठी हमें पूरी जानकारी दे रही हैं। जी पूजा, बताएं। जी, शनिवार यानी कल बाजार खुले रहेंगे और कल बाजार में स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। पहला सत्र इसका 9:15 बजे से 10 बजे तक का होगा, जिसमें कि जो प्री ओपन सेशन है वो 9 बजे से शुरू होगा। 9:08 पर इसका प्री ओपन सेशन चलेगा और जो दूसरा सत्र है वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा और इसमें जो प्री ओपन सेशन होगा वो 11:15 से 11:23 पर उसका प्री ओपन सेशन चलेगा।
तो ये कुछ अहम टाइमिंग्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसमें एफएनओ समेत सभी शेयरों के लिए 5% की सर्किट लिमिट है। 2% या इससे कम सर्किट वाले शेयरों में बदलाव नहीं होंगे। एक बात का ध्यान आप और रखिए, अगर आपने आज कोई शेयर्स खरीदे हैं यानी कि 1 मार्च को खरीदे हुए शेयर्स, वो कल सेटल नहीं होंगे, और कल भी जो आपने शेयर्स खरीदे हैं वो दोनों ही चीज़ें जो है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 4 मार्च यानी कि सोमवार को होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इंट्राडे ऑर्डर्स अलाउ नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल फंड एक्टिविटी भी कल बंद होगी, तो कल वहाँ पर भी कारोबार नहीं होगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि ये क्यों किया गया है। अब इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पर स्विच करने की ये टेस्टिंग हो रही है। डिजास्टर रिकवरी साइट पर इसकी टेस्टिंग हो रही है, और आपदा की स्थिति में बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग सुनिश्चित इसमें की जाएगी। तो एक तरीके से जो भी डिजास्टर होता है या डिस्ट्रप्शन होता है उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की एक ट्रेडिंग सेशन कल के दिन हो रही है। तो कल करीब करीब 1.25 घंटे के लिए हम देखेंगे कि शनिवार के दिन बाजार में कारोबार होगा। जी, और अब बात डॉक्टर रेड्डीज के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज हुआ है उस पर। कैंसर की दवा जी-रिव लिमिट को लेकर के डॉक्टर रेड्डीज और दूसरी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले पर डॉक्टर रेड्डीज की सफाई भी आ गई है, लेकिन पूरी खबर क्या है इसकी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। निफ्टी 50 का जो काउंटर है डॉक्टर रेड्डीज, वहाँ पे एक भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और उससे जुड़ी एक खबर भी आई है जहाँ पे यूएस कोर्ट में उनका एक केस दायर हुआ है, जहाँ पे जी-रिव लिमिट की दवा को लेकर कुछ लिटिगेशंस लगाए गए हैं, जहाँ पे उनको ये बोला है कि जी-रिव लिमिट की दवा बाजार में अन्य प्लेयर्स के साथ जब डॉक्टर रेड्डीज लाया तो उन्होंने कोशिश की कि मोनोपोली बनी रहे, जो अन्य कंपनीज की एंट्री है उस पे थोड़ा सा समय लग जाए और उस पे थोड़ी सी रोक लग जाए, ताकि जो कंपनीज हैं जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, नैटको फार्मा, टेवा फार्मा, इन सभी को फ़ायदा हो। और इसके अगेंस्ट जो है यूएस में एक केस दायर हुआ है, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से स्टेटमेंट आया है, पर उनका ये भी कहना है कि जो भी ये केस है या लिटिगेशन लगाई गई है, आरोप लगाए गए हैं, इसका वो खंडन करते हैं, और इसके लिए जितनी भी पेशी की जाएगी या जितनी चीज़ें सामने रखनी होंगी वो भी रखेंगे। पर एक स्टॉक रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जी-रिव लिमिट एक बहुत अहम दवा है डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए, और इसको लेकर आगे कोई पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाती हैं तो वो भी काफ़ी नेगेटिव माना जाएगा डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए। और अब खबर जीएसटी कलेक्शन को लेकर के। जीएसटी कलेक्शन में एक बार फिर से पॉजिटिव या यूं कहें कि कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर सामने आए हैं। फरवरी में 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सालाना आधार पर अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस पर पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कि जीएसटी के आंकड़े क्या कुछ इस वक्त दर्ज किए गए हैं और ये इसके मायने क्या हैं? देखिए, वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से फरवरी महीने में जो जीएसटी कलेक्शन दर्ज हुआ है वो 1,68,000 करोड़ रुपए का रहा है, जिसमें सालाना आधार पर देखें तो 12.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स में अब लगातार मजबूती आ रही है, उसमें एक स्थिरता बनी हुई है। हालांकि ये जो नंबर्स हैं वो पिछले महीने की तुलना में कम है, लेकिन अभी भी ये 1,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो अभी तक यानी कि वित्त वर्ष 2024 में जो एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 1.67 लाख करोड़ के आसपास रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वो वित्त वर्ष 2023 में जो मंथली जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े थे वो थे 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा अगर अभी तक ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात करें चालू वित्त वर्ष में तो ये 18,40,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तमाम ग्लोबल फैक्टर्स में अगर हम जो चुनौतियाँ देख रहे हैं उसके बावजूद भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें तेज़ी बनी हुई है, और उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़ों में हम मजबूती देख रहे हैं। और जीएसटी काउंसिल ने जो समय समय पर फैसले लिए हैं कंप्लायंस से संबंधित, जो जीएसटी लीकेज है उसको दूर करने से संबंधित, उसका भी अब असर दिख रहा है और जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में स्थिरता दिख रही है। जी बिल्कुल प्रकाश, जीएसटी की बारीकी तो आपने हमें बताई, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि जीडीपी पर भी आपसे सवाल है।
बात यह है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसमें डाइवर्जन देखने को मिला है। खासकर जीडीपी के नंबर्स और जीवीए के बीच में अंतर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है और इसके पीछे के पहलू क्या हैं, इस पे बताइएगा। देखिए, वित्त मंत्रालय के जो हमारे सूत्र हैं, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये जो डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं जीडीपी और जीवीए के बीच में, आखिर ऐसा क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि तीसरी तिमाही में चालू वित्त वर्ष के दौरान जो जीडीपी के आंकड़े दर्ज हुए हैं वो 8.4% हुए हैं, लेकिन जो जीवीए है वो 6.5% है। आमतौर पर इन दोनों के ही बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता है, लेकिन इस बार ये गैप क्यों है, इसके पीछे की दो बड़ी वजहें हैं, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो सब्सिडी की अदायगी है पिछले सालों के मुकाबले देखें तो चालू वित्त वर्ष में कम हुई है। खासकर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर की जो कीमतें हैं उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, और उसकी वजह से जीवीए और जीडीपी के बीच में ये हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, वो है रोबस्ट टैक्स कलेक्शन नंबर्स। चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। डायरेक्ट टैक्सेस में देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की से तुलना करें आप पिछले साल के मुकाबले तो करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसी तरीके से जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में भी लगातार मजबूती बनी हुई है। तो टैक्स कलेक्शन के जो नंबर्स हैं वो मजबूत हैं। सब्सिडी की अदायगी है सरकार को कम करनी पड़ी है, उसकी वजह से ये हम गैप देख रहे हैं। और सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी का फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। तमाम ग्लोबल फैक्टर्स के बावजूद इंडियन इकोनॉमी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और जो फिस्कल डिसिप्लिन का रोड मैप सरकार ने तय किया है उसको मीट करेगी, और चालू वित्त वर्ष के लिए जो 5.8% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको हासिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं जीडीपी के को लेकर के, फ्यूचर प्रोजेक्शन जो जीडीपी को लेकर के जताया गया है, जो ग्रोथ स्टोरी प्रोजेक्शन सरकार कर रही है, क्या उसमें इस वक्त दम नजर आ रहा है? क्या वो बिल्कुल ठीक आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो जीएसटी कलेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दो ही मसले थे। जीवीए और जीडीपी के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। आमतौर पर इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। जिस प्रोपोर्शन में आप जीडीपी ग्रोथ की तस्वीर देखते हैं उसी प्रोपोर्शन में आप जीवीए भी देखते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा गैप है। वो 6.5% है जीवीए, और जीडीपी 8.4% थर्ड क्वार्टर में जो हमने देखा, उसकी वजह से कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्स है वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे की जो दो वजह हैं, टैक्स कलेक्शन नंबर्स में तेज़ी और साथ ही साथ जो सब्सिडी की जो अदायगी है उसमें कमी आई है, उसकी वजह से ये गैप दिख रहा है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की जो रफ्तार है उस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो कंजम्पशंस हैं उसमें मजबूती बनी हुई है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके बावजूद भी 8.4% का जीडीपी ग्रोथ अपने आप में काफ़ी बेहतरीन तस्वीर पेश करती है इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें। और इस दिशा में अगर देखें तो इंडिया जो है अभी भी जो लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप मेजर इकोनॉमी की बात करें, तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स, दो वॉर हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर लगातार चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं वॉर की स्थिति बनी हुई है, जो सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस हैं वो भी हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का जीडीपी ग्रोथ दर्ज करना वो इस बात के संकेत दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। सरकार की जो पॉलिसीज़ है, जो रिफॉर्म से रिलेटेड, उसका सकारात्मक असर दिख रहा है। और अगर ये स्थिति बनी रहती है तो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की जो आंकड़े हैं वो 7% या उससे ज़्यादा हों तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, तो जो ग्रोथ के फंडामेंटल्स है वो काफ़ी दमदार है और जो ग्रोथ की तस्वीर है वो काफ़ी चमकदार नज़र आ रही है। प्रकाश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और कुछ खबरें। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। अमित जी, आप रोज बीकाजी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। अमित जी loves बीकाजी। Whoa. The MG Seres EV is now at just 18.98 lakhs. If that's true, dinosaurs would still be alive.
Yes, the MG ZS EV 2024 with its 461-kilometer range now starts at an unbelievable price of rupees 18.98 lakhs. उठाओ वो सवाल जो दबा दिए गए, पूछो वो बात जो छुपा दी गई, सिस्कियों का हिसाब मांगो, जो जिम्मेदार हैं उनसे अपना आज अपना कल मांगो, इससे पहले कि चुप्पियां सब राख कर दें। पूछ लीजिए सवाल पब्लिक का हर खबर विका कुमार के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब बात इंश्योरेंस सेक्टर से। इंश्योरेंस कंपनियों ने सरकार को 40,000 अस्पतालों की प्राइस डाटा रेंज साझा करने की पेशकश की है। ये पेशकश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद सामने आई है जिसमें कोर्ट ने इलाज के स्टैंडर्ड रेट लागू करने की बात कही है। पूरी खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है केंद्र सरकार को 6 हफ्तों के अंदर स्टैंडर्ड दरों जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की है तय करने को लेकर, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। लेकिन 6 हफ्ते का वक्त जो है वो सरकार के पास है तय करने के लिए, लेकिन देश भर के अंदर जो प्राइजेस तय करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी कड़ी में इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा पहल की गई है और इंश्योरेंस कंपनियों ने तो इंश्योरेंस कंपनियां तैयार है अपना जो डेटा शेयर करने का, प्राइस रेंज का डेटा, क्योंकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का टाई अप है देश भर के 40,000 हॉस्पिटल्स के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। और कैशलेस जो ट्रीटमेंट है वो सामान्य ट्रीटमेंट से उसकी दरें कम होती है, कंपनियां निगोशिएट करती है ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के आधार पर। तो ये इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा है और ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि कंपनियों का मानना है कि जो इसके जरिए हॉस्पिटल्स के द्वारा ओवर चार्जिंग होती है, फ्रॉड होता है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम हो सकता है। और जिस तरह से कैशलेस एवरीवेयर भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा और उसके साथ स्टैंडर्ड रेट्स को जोड़ा जाता है, तो जो ट्रीटमेंट की दरें हैं वो कम हो सकती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनियां जो अपना प्राइस रेंज का डेटा है, यानी जिस पर्टिकुलर शहर के अंदर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की क्या दरें हैं, उस आधार पे उन्होंने 40,000 हॉस्पिटल्स के साथ करार किया है। तो वो प्राइस डेटा रेंज जो है वो सरकार को देने के लिए तैयार है, जिससे सरकार भी एक तय रेट पे आ सके और सुप्रीम कोर्ट को बता सके कि ये स्टैंडर्ड रेट किस तरह से लागू किए जा सकते हैं। और अब एक बड़ी खबर या यूं कहें एक बड़ा मुद्दा जो आपसे हमसे जुड़ा हुआ है, हर उस स्मार्टफोन उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं गूगल की सेवाओं का इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि क्या गूगल बिलिंग नियमों की आड़ में मनमानी कर रहा है? क्या गूगल प्ले स्टोर के लिए भारतीय ऐप से ज़्यादा पैसे मांग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गूगल ने भारत की 10 ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया है। बिलिंग पॉलिसी को नहीं मानने के चलते इन्हें प्ले स्टोर से हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या है पूरी खबर? आखिर गूगल का ये ऐलान क्यों? इस पर इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ इन्फो एज के को फाउंडर संजीव भिखचंदानी की राय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर की पूरी जानकारी हमारे सहयोगी सुमिता करीर के पास। जी सुमिता, बताएं कि आखिर गूगल प्ले की जो मनमानी की बात कही जा रही है, जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? गूगल ने सुबह एक ब्लॉग पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो 10 इंडियन ऐप डेवलपर्स, 10 स्टार्टअप्स जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे उनकी प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसीज़ को ना मानने के लिए। उन्होंने सुबह जो ब्लॉग पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा, और मैं उनको कोट कर रही हूँ,
गूगल ने बोला है कि इन डेवलपर्स को 3 साल देते हुए भी 3 साल से ज़्यादा देते हुए प्रिपेयर करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम लोग ये नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हों पूरे इकोसिस्टम के लिए। इनफैक्ट जो ये बोल रहे हैं कि यही जो पॉलिसी है वो ये फॉलो करते हैं ग्लोबली भी, ग्लोबल गाइडलाइंस भी हैं। इन्होंने बोला कि बाकी कंपनीज फॉलो कर रही हैं लेकिन ये जो कुछ 10 कंपनीज है इन्होंने इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं मान रही हैं और पिछले कुछ साल से ये कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन सीख करे जा रहे हैं ताकि गूगल इनको अपनी ऐप स्टोर से डीलिस्ट ना करे। इनफैक्ट हमने कुछ ऐप स्टोर से बात की है, उन ऐप स्टोर्स ऐप कंपनीज या स्टार्टअप से बात की है, उन कंपनीज ने बोला है कि गूगल का जो है ये बहुत ही वायलेटिव है फ्रीडम के लिए, ऐप डेवलपर्स को एग्जिस्ट करने के लिए इस कंट्री में। उन्होंने बोला है कि गूगल अपनी हेजेमनी बनाना चाहता है ऐप स्टोर इकोसिस्टम में। 95% जो है ऐप स्टोर को वो गूगल कंट्रोल करता है। और इनफैक्ट मैं कोट करूंगी एक फाउंडर को जिन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन भेजी है। ये ट्रूली मैडली ने एक रिलीज में बोला है कि इट्स अ डार्क डे फॉर डिजिटल इंडिया, दीज बिग टेक्स हैव बिकम डिजिटल लैंडलॉर्ड्स ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम एंड वांट अस टू पे देम दिस लगान। Hardly any business in India makes even 30% profit at tax, but they want to earn 30% of our revenue so that they can keep getting bigger at the expense of our demise. तो ये जो चीज़ बोली है ये इनफैक्ट ट्रूली मैडली ने बोली है और बाकी कंपनीज ने भी हमें कुछ सिमिलर तरह के ही रिएक्शंस दिए। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जो केस है काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लास्ट ईयर अराउंड अगस्त सितंबर में इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट से एक इंजंक्शन सीख किया था कि इनको ऐप स्टोर से ना हटाया जा सके। इस साल फिर फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इनको इंटरिम प्रोटेक्शन देने के लिए इस केस के खिलाफ। उसके बाद इन कंपनीज ने गूगल को लिखा भी कि एकदम से कोई इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, पर आज गूगल ने बोला है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इनफैक्ट एक कंपनी जो है भारत मैट्रिमनी का एक ऐप ऑलरेडी ऐप स्टोर से डीलिस्ट हो चुका है। धन्यवाद सुमिता, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे सवाल यही उठ रहा है कि क्या गूगल लगान वसूलने की तैयारी कर रहा है। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर घाई जुड़ गए हैं। जहांगीर जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही कि जो भी गूगल की ये ऐलान है या जो ऐप्स को वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको कितना तर्कसंगत ये नज़र आ रहा है? और कहीं ये इस तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि जो भारतीय ऐप्स है सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है? जो पॉलिसी है गूगल ने जो फिक्स की है वो सबके लिए एक नियम होना मांगता है। प्राइस फिक्सेशन जो चार्जेस है वो गूगल का प्रेरोगेटिव है क्या फिक्स करने का प्राइस, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इलीगल है। और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भारत के एप्स की अगेंस्ट होगा तो ऑन द कॉन्ट्ररी वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है बिकॉज आप पूरा कंट्री को टारगेट करते हैं। तो जो आपने बताया उसके हिसाब से गूगल डेफिनेटली अनफेयर पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो ऐसे में जो जिन ऐप्स को टारगेट किया जा रहा है या उनके सामने क्या विकल्प होता है कि ये गूगल का ये जो फैसला है उसको वो क्या चुनौती दे सकते हैं? रास्ता क्या आपको यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, सॉरी, मेरे को समझ में नहीं आया। जिन ऐप्स को लेकर के गूगल ने ये फैसला लिया है कि आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे वरना आपको प्ले स्टोर से हटा देंगे, ऐसे में अगर आपकी बात को मैं मानता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है तो इसका आगे क्या रास्ता ऐप स्टोर जो ऐप डेवलपर्स है वो क्या रास्ता अपना सकते हैं, वो कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? उनको गूगल के अगेंस्ट कोर्ट में केस डालना पड़ेगा और उधर से स्टेटस को इंजंक्शन लेना पड़ेगा कि जो अभी ऐप है अवेलेबल उनको हटाने का नहीं। बाद में कोर्ट फैसला करेगी कि वो ऐप सही है कि गूगल्स का डिमांड सही है, उसके हिसाब से होगा। वो अपन कमेंट नहीं कर सकते, वो जो एविडेंस लाते हैं उसके हिसाब से कोर्ट फैसला देगी, लेकिन इमीडिएटली उनको कोर्ट को मूव करने का जरूरी है। बिल्कुल। तो जहांगीर घाई,
आपका धन्यवाद। और आप बता रहे हैं कि कोर्ट एक रास्ता हो सकता है जहां गूगल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है और शायद वहां से कुछ राहत ऐप डेवलपर्स को मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इसी मसले पर यानी कि भारतीय ऐप्स पर गूगल को जो नोटिस मिला है, इसी सिलसिले में हमने बात की इन्फो एज के जो को फाउंडर है संजीव भिखचंदानी से। आइए सुनते हैं कि संजीव का इस मसले पर क्या कहना है। So it's not as if we've been delisted. It is a notice to delist. The truth is that Info Edge Jeevan Sathi has been compliant since February 9th, ever since the Supreme Court refused to give relief to these 10 companies. So we are compliant and we are going to reply to the notice. And let's see what happens then. We are hopeful and confident that they will not delist the app. If you look at Naukri, it's next to nothing from the app, the revenue that is. If you look at 99 Acres, likewise. It's only in Jeevan Sathi there is some dependency on the app, and Jeevan Sathi is a small business for us, so it's not a big deal. We are paying, all past invoices are clear. There's no pending invoice, and as and when the invoice comes, we will pay. धन्यवाद संजीव जी। तो गूगल पर जो इस वक्त लगान वसूलने के जो आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उस पर ये हमारा विशेष डिस्कशन था। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार और भी खबरें, आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।